नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, हम पेडागोजी सीरीज की क्लास चालू कर रखे थे, तो उसमें वीडियो नंबर आज का ये हो जाएगा 9 और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पीईबी के द्वारा पुराने पूछे गए पेपर के पेडागोजी के प्रश्न, जो आपकी एमपी टेट परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। जी हाँ, किस परीक्षा के लिए? एमपी टेट परीक्षा के लिए ये रामबाण साबित होंगे। तो वीडियो को देखिएगा अंत तक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी सूचना आप जरूर सुन लीजिएगा। अगर आप एमपी वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने टेस्ट सीरीज नहीं ली है, तो आप टेस्ट लगाने के लिए परीक्षा ऐप के द्वारा प्रोवाइड किए गए टेस्ट ले सकते हैं, जिसमें 20 टेस्ट हैं, एफएलटी हैं, 20 फुल लेंथ टेस्ट हैं, जिसमें आपको संस्कृत और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिल जाती हैं। और आप कोड यूज कीजिएगा APN50। इससे आपको क्या होगा कि जो प्राइस है 299 वो आपको 149 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। फर्स्ट प्रश्न है आपका, बुनियादी शिक्षा का विचार खालिस्तान के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो बुनियादी शिक्षा है जो किसने दी थी? राधाकृष्णन सर्वपल्ली, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर महात्मा गांधी ने? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा उनको पता है कि बुनियादी शिक्षा योजना जो है वो प्रतिपादित की थी किसने? महात्मा गांधी ने। जी हाँ, किसने प्रतिपादित की थी? महात्मा गांधी ने। और इसका एक और प्रश्न बनता है, बहुत ही आसान प्रश्न है, कि बुनियादी शिक्षा योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया था? तो वो किया था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। किसने? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तीसरा प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि बुनियादी शिक्षा योजना जो है वो महात्मा गांधी ने कब दी थी? तो इसको याद कर लेना मित्रों, 1937 में दी थी। और चौथा प्रश्न ये बन सकता है यहाँ से कि बुनियादी शिक्षा योजना जो है वो कहाँ पर दी गई थी? तो ये दी गई थी कहाँ पर? वर्धा में। कहाँ पर? वर्धा में। आप नाम लिख लीजिएगा, वर्धा। और वर्धा कहाँ का शहर है? वर्धा जो है वो आपका कहाँ का शहर है? महाराष्ट्र का शहर है। तो बुनियादी शिक्षा का विचार किसने दिया? महात्मा गांधी ने। कब दिया? 1937 में। आगे बढ़ाने का कार्य किया जाकिर हुसैन ने, और इसे वर्धा योजना भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अधिगम के लिए आकलन निम्नलिखित में से खालिस्तान के अलावा सभी को ध्यान में रखा जाता है। अधिगम के लिए आकलन में निम्नलिखित में से खालिस्तान के अलावा सभी को ध्यान में रखा जाता है। किसको किसको? छात्रों की अधिगम शैलियों को, छात्रों की शक्ति को, छात्रों के समझ स्तर को, और छात्रों की मूल्यांकन की उपलब्धियों को। तो यहाँ पे प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि अधिगम का आकलन करना है आपको, और एक के अलावा, एक को छोड़कर सभी को ध्यान में रखा जाता है। तो आपको पता है अधिगम में छात्रों की शैलियों की, शक्तियों और समझ स्तर को ध्यान में रखकर ही उनका अधिगम किया जाता है, लेकिन उनकी मूल्यांकन की उपलब्धियों को छोड़ा जाता है। कब? अधिगम के आकलन के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज सीखी हुई, प्रश्न है आपका, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। आज सीखी गई बात या सामग्री कल सीखी गई सामग्री को याद करने में अवरोध उत्पन्न करती है, इसे कहा जाता है। जो आज आप बात सीख रहे हैं और जो कल सीखी थी बात, उसको याद करने में जो है वो अवरोध उत्पन्न करता है, तो इसे क्या कहेंगे? अंतः सक्रिय अवरोध, पूर्वव्यापी अवरोध, अग्र सक्रिय अवरोध, या फिर अति सक्रिय अवरोध? तो इसे क्या कहेंगे आप? जल्दी बताइए कि आज सीखी गई जो सामग्री है वो कल सीखी गई सामग्री को याद करने में जो है अवरोध उत्पन्न कर रही है, तो इसको कहेंगे आप पूर्वव्यापी अवरोध। क्या कहेंगे? पूर्वव्यापी अवरोध। पहले से व्याप्त है उसको कहेंगे आप पूर्वव्यापी अवरोध। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एक आक्रामक छात्र जो स्कूल के मानकों का पालन नहीं करता है, उसे निम्न में मदद की आवश्यकता है। एक छात्र है जो आक्रामक प्रवृत्ति का है और स्कूल के मानकों का प्रयोग नहीं करता है या पालन नहीं करता है कि क्लास में बैठना है, अच्छे से बैठना है, शोर नहीं करना है, उनका कुछ नहीं मानता, और वो कैसा है? आक्रामक है, कुछ बोलने पर वो झगड़ने लगता है, तो उसको किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है? ज्ञानात्मक डोमेन की, क्रियात्मक डोमेन की, भावनात्मक डोमेन की, या फिर मनोप्रेरणा डोमेन की? तो आपको पता है जो छात्र आक्रामक होते हैं उनकी भावना जो हैं वो उत्तेजित होती हैं, इसलिए उनको भावनात्मक डोमेन की आवश्यकता है। और जो किसने दिए थे? तो ये दिए थे ब्लूम ने। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भावनात्मक डोमेन। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। संज्ञानात्मक विकास का
मुख्य रूप से निम्न को संदर्भित करता है। जो आपका संज्ञानात्मक विकास है वो मुख्य रूप से निम्न को संदर्भित करता है। किसको? चिंतन प्रक्रियाओं के विकास को, सांस्कृतिक प्रभाव का विकास को, या सेंसरी मोटर प्रक्रियाओं के विकास को, या सामाजिक अनुभूति में समस्याओं को। किसको संदर्भित करता है? आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। चलिए बताइए। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो संज्ञानात्मक विकास है वो आपको किसको? मानसिक प्रक्रियाओं से लगा हुआ होता है, तो ये आपकी चिंतन प्रक्रियाओं के विकास को जो है संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर 1 संज्ञानात्मक विकास चिंतन प्रक्रियाओं के विकास को संदर्भित करता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको 2 मनोवैज्ञानिकों का मिक्स करके बनाया गया है, थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा प्रश्न इसको कह सकते हैं। प्रश्न है, स्पीयरमैन के द्विकारक बुद्धि सिद्धांत में स्थानिक बुद्धि को के रूप में समझा जा सकता है। तो द्विकारक सिद्धांत जो है वो किसका है? स्पीयरमैन का है। और उसमें जो 2 कारक स्पीयरमैन ने बताए थे, उस सिद्धांत में जो आपको स्थानिक बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि को किसके अंतर्गत रखेंगे आपको ये बताना है। अज्ञात कारक के कारण, अमान्य कारक में, विशिष्ट कारक में, या फिर बहुकारक में। तो आप किस में रखेंगे? तो आपको पता है स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में सिर्फ 2 ही कारक थे, एक सामान्य और एक विशिष्ट। तो सामान्य कारक में रखेंगे या विशिष्ट कारक में रखेंगे? जी हाँ, तो आपको पता है सामान्य कारक जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं, लेकिन जो अर्जित किए जाते हैं, स्थानिक बुद्धि जो है वो अर्जित होती है। तो अर्जित किए जाते हैं वो जाते हैं किसमें? स्पेसिफिक फैक्टर में, अर्थात विशिष्ट कारक के अंतर्गत जाएगी आपकी स्थानिक बुद्धि। स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में स्थानिक बुद्धि को किस में रखेंगे? विशिष्ट कारक के रूप में समझा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इंटरनेट पर लाइव बातचीत निम्न का उदाहरण है। इंटरनेट पर आप बातचीत कर रहे हैं तो वो किसका उदाहरण है? मतलब वीडियो कॉलिंग से आपकी बात हो रही है तो किसका उदाहरण है? मोबाइल संचार का, दो तरफा संचार का, एक तरफा संचार का, या औपचारिक संचार का? तो देखिए यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी और इसको अपलोड करूँगा और आप देखेंगे तो वो हो जाएगा एक तरफा संचार। मतलब मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूँ लेकिन आप अपनी बात मुझसे नहीं कह पा रहे हैं, तो ये तो है एक तरफा संचार। लेकिन अगर आप ऑनलाइन होते या किसी जूम या किसी अन्य माध्यम पर ऑनलाइन होते आमने सामने, जिससे आपकी बात मैं सुन सकता और मेरी बात आप सुन सकते, तो यहाँ पर हो जाता दो तरफा संचार। तो लाइव जो बातचीत होती है ऑनलाइन वो कैसी होती है? दो तरफा संचार के माध्यम से होती है। मतलब दोनों लोग बोल सकते हैं और एक दूसरे का सुन सकते हैं। तो इंटरनेट पर जो लाइव बातचीत है वो दो तरफा संचार का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण शिक्षक को शिक्षण की योजना बनाने के लिए बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है? प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इनको जूम आउट करेंगे। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा थोड़ी सी। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण शिक्षक को शिक्षण की योजना बनाने के लिए बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है? शिक्षक को शिक्षण की योजनाएं बनाना है और उसके लिए उसे क्या करना होगा जिससे उसको अच्छी अंतर्दृष्टि मिले या अच्छी योजना बनाने में मदद मिले? सामाजिक मीट्रिक परीक्षण करे, इससे योजना बनाए तो सही रहेगा, या फिर बुद्धि परीक्षण करे, या फिर व्यक्तित्व परीक्षण करे, या फिर दृष्टिकोण स्केल अपनाए? तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसके लिए शिक्षक को जो है शिक्षण योजना बनानी है तो इसकी अंतर्दृष्टि के लिए उसे क्या करना होगा? बालकों का बुद्धि परीक्षण करना होगा कि इनको कितना आता है और किस लेवल पर इनका बुद्धि का विकास हो चुका है। तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? बुद्धि परीक्षण करना पड़ेगा। मान लीजिए कि उसको योजना बनानी है कि हमें क्लास में टेबल पढ़ानी है, टेबल यानी कि दुनिया, या पहाड़े पढ़ाने हैं। पहाड़े पढ़ाने के लिए उसको पहले पता भी तो होना चाहिए कि इस क्लास में सभी बच्चों से कहाँ तक पहाड़े आते हैं। मान लीजिए 3 तक पहाड़े सभी बच्चों से आते हैं तो वो 4 से शुरू कर देगा। लेकिन अब उसको पता ही नहीं तो वो कहाँ से शुरू करेगा? और 2 से शुरू करेगा तो जिन बच्चों को आते हैं वो नीरस भावना से ग्रस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है शिक्षक को बुद्धि परीक्षण का उपयोग करके बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान होगी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वाइगोत्स्की के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार कौन सा सत्य है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर ऑपरेट कंडीशनिंग क्रिया प्रसूत अनुकूलन सत्य है, या फिर संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, या फिर अंतर्दृष्टि अधिगम, या फिर प्रयत्न त्रुटि अधिगम? चलिए बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा।
संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक जो है वो दृष्टिकोण सही रहेगा। तो वाइगोत्स्की ने कहा था कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो आपका सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के माध्यम से होता है। किसने कहा था? वाइगोत्स्की ने। क्या कहा था? कि जो संज्ञानात्मक विकास है उसके लिए आपको सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण अपनाना होगा, ये वाइगोत्स्की कहते हैं। और जीन पियाजे कहते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए आपको संज्ञानात्मक विकास पहले करना होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्लूम की वर्ग की निम्न का एक पदानुक्रम संगठन है। ब्लूम की जो वर्ग की है उसमें उसने 3 जो हैं वो क्रम दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं? उसमें से एक यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको वो ढूंढना है। परीक्षा की तैयारी, पाठचर्या घोषणाएं, संज्ञानात्मक उद्देश्य या उद्देश्य प्राप्ति। तो आपको पता है 3 है। कौन कौन से? संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, जिसमें से एक यहाँ पर लिखा हुआ है। कौन सा? संज्ञानात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक उद्देश्य। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किस प्रकार की स्मृति में सामग्रियों को बाद में पुनः प्राप्ति के लिए संग्रहित किया जाता है? स्मृति से बहुत से प्रश्न बने हैं वर्ग 1 और 2 में, तो 3 वाले ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना स्मृति को और इन पेपरों के प्रश्न को जरूर देख लेना। और अगर टाइम नहीं है तो वीडियो में एक डेली डालता हूँ तो उसको देखते जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का होता है, बस 15 मिनट में 15 क्वेश्चन। तो किस प्रकार की स्मृति में सामग्रियों को बाद में पुनः प्राप्ति के लिए संग्रहित किया जाता है? कार्यकारी स्मृति में, अल्पकारी स्मृति में, दीर्घकारी स्मृति में या फिर संवेदी स्मृति में? जी हाँ, तो बताइए पुनः प्राप्ति के लिए किस में संग्रहित करेंगे? तो आप संग्रहित करेंगे किस में? लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी दीर्घकालिक स्मृति में आप बाद में याद करने के लिए संग्रहित करेंगे, है ना। लंबे समय तक याद रखते हैं जो स्मृति में, उसे लॉन्ग टर्म स्मृति कहते हैं या इसे द्वितीयक स्मृति भी कहते हैं। याद रखना, प्राथमिक स्मृति कहेंगे अल्पकालीन स्मृति को। स्मृति के मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए गए हैं, एक संवेदी स्मृति और अल्पकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति। तो अल्पकालीन जो स्मृति है ये प्राथमिक स्मृति है और दीर्घकालीन जो स्मृति है वो द्वितीयक स्मृति है और संवेदी स्मृति जो है वो आप संवेदनाओं से जो ग्रहण करते हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा के माध्यम से। जैसे कोई गर्म वस्तु आप छूते हैं तो वो आपकी संवेदी स्मृति है, दोबारा आप नहीं छुएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। विकर्षण का निम्न तात्पर्य होता है। विकर्षण का तात्पर्य क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन का तात्पर्य क्या होता है? ध्यान का विपथन, ध्यान का विभाजन, ध्यान की अस्थिरता या फिर ध्यान की अवधि। तो विकर्षण का क्या अर्थ होता है? विकर्षण जानते हो या ना जानते हो, लेकिन डिस्ट्रैक्शन जरूर जानते होंगे आप। तो इसका क्या अर्थ होता है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि आपका जो ध्यान है वो क्या हो गया है? डाइवर्ज हो गया है या किसी और तरफ मुड़ गया है, अर्थात ध्यान का विपथन, यानी ध्यान जो है वो दूसरे पथ पर चला गया है, जिस पथ पर उसको रहना चाहिए था और साइड से मुड़ के वो कहीं और चला गया है। ध्यान तो आप कर रहे हैं लेकिन जो क्लास में चल रहा है उसको नहीं, किसी और के बारे में सोच रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। मान लीजिए क्लास चल रही है आपकी सोशल स्टडी की और आप सोच रहे हैं बाजार के समोसों के बारे में, तो आपका जो है वो पथ क्या हो गया? बदल गया है। तो ध्यान का विपथन या डाइवर्जन ऑफ अटेंशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। यंगर चिल्ड्रन कैन लर्न देयर सब्जेक्ट फास्टर इफ दे आर। तो यहाँ पर हिंदी का पढ़ेंगे। छोटे बच्चे अपने विषय को तेज़ी से सीख सकते हैं यदि उन्हें, जो है प्रश्न समझना, प्रश्न और आंसर एक साथ नहीं आ रहे हैं। छोटे बच्चे अपने विषय को तेज़ी से सीख सकते हैं यदि उन्हें क्या किया जाए? नियमित रूप से सराहा जाए या ठीक से निर्देशित किया जाए या ठीक से अनुशासित किया जाए या फिर नियमित रूप से दंडित किया जाए। तो जहाँ पर ये दंड की भावनाएं आती हैं ये तो शुद्ध नकारात्मक है, इनको तो बिल्कुल सही नहीं कर सकते। ठीक से अनुशासित किया जाए, आप बच्चों पर अनुशासन शासन करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। या नियमित रूप से सराहा जाए, नियमित रूप से सराहना भी नहीं की जानी चाहिए, नहीं तो वो जो है उनका विलोपीकरण होने लगता है। तो ठीक से अगर आप उनको निर्देशित करेंगे या उनको सही से जो है मार्गदर्शन करेंगे तो वो अच्छे से सीख सकते हैं छोटे बच्चे, है ना। तो यहाँ पे है जो छोटे बच्चे अपने विषय को तेज़ी से सीख सकते हैं यदि उन्हें ठीक से निर्देशित करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 14 की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर जो है जो क्वेश्चन देख लीजिए आप, यहाँ पर कैंसिल हुआ है
जो पेपर आज करा रहे हैं HS टेट वर्ग 1 की पेडागोजी है, 15 नंबर की जो आती है उसको करा रहे हैं। तो आप जान सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन कैंसिल हुआ था, क्यों हुआ कैंसिल देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षण सहायक सामग्री है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, ग्रीन हरा पटल और LCD प्रोजेक्टर या एक समान पोशाक। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि जो है वो शिक्षण सहायक सामग्री जो है तीनों है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ग्रीन हरा बोर्ड है और LCD प्रोजेक्टर भी है, लेकिन एक समान पोशाक नहीं है। एक क्वेश्चन कैंसिल होने का जो कारण है वो क्या है, देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर तो हो जाता आपका क्या, एक समान पोशाक, लेकिन कैसे इसको समझिए। आप इसको इंग्लिश में पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग एड। क्या हुआ था यहाँ पर आप इंग्लिश में देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण सहायक नहीं है, लेकिन जो हिंदी प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से नहीं है वो उसमें नहीं लिख पाया, लेकिन इंग्लिश में था। तो कई कंडीशन में ऐसा होता है कि इंग्लिश हिंदी में अगर मिस्टेक है तो इंग्लिश का माना जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि इंग्लिश में भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना है अगर इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव आपको मिलते हैं। तो कैंसिल होने का कारण यही था कि हिंदी में नहीं है और इसमें नॉट लिखा हुआ था। और इसका राइट आंसर हो जाता अगर प्रश्न बनता इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षण सहायक नहीं है, तो ये तीनों तो हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता एक समान पोशाक। उम्मीद करते हैं आपको समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न भी कैंसिल हुआ था और इस प्रश्न के बारे में एक वीडियो में अन्य वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए नहीं करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। जय हिंद, जय भारत।